पी सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं के चल रहे हैं और अधिकतर बच्चे बहुत चिंतित हैं। ना उनको भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना रात को नींद आ रही है और कभी पेट में दर्द हो जाता है तो कभी सिर में दर्द हो जाता है, कभी उच्चाहट होती है, कभी बेचैनी होती है तो कभी किसी से लड़ जाते हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। परीक्षा हर पल होती हैं, ज़िंदगी के हर पहलू पर होती हैं, हर जगह परीक्षा देनी होती है। परीक्षाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। परीक्षाओं में पास होने के लिए बहुत बेहतर टिप्स होते हैं। जो बच्चा कभी भी पढ़ा नहीं है या पढ़ने में बहुत कमज़ोर है या पूरी साल उसकी स्थिति ऐसी रही है कि कभी घर में बीमारी चलती रही है या कभी गरीबी चलती रही है या किताबों का अभाव रहा है या कहीं पर काम करने के लिए जाना पड़ा है, स्कूल और नहीं गए हैं। ऐसे विद्यार्थी कई बार घबरा जाते हैं कि यदि मैं फेल हो जाऊँगा तो मेरे मम्मी-पापा, मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे मेरे बारे में और क्या कहेंगे मेरे माता-पिता से? तो कई बार इन बातों को सोच-सोच कर के भी विद्यार्थी तनाव में आ जाता है। लेकिन साथियों, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और लगभग 40 से 45 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और बहुत अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं अपनी एकलव्य इंस्टीट्यूट को चलाता हूँ, एकलव्य इंस्टीट्यूट का मालिक हूँ। इसलिए मैं आपके लिए यह वीडियो मैं स्पेशल बना कर के मैं भेज रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक सुनना और बार-बार सुनना। मैं दावा करता हूँ 100% गारंटी के साथ मैं एफ़िडेविट लिख कर के दावा करता हूँ कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को सुन लेगा या बार-बार सुनने की कोशिश करेगा, वह किसी भी कीमत पर फ़ेल नहीं हो सकता है। जिस विद्यार्थी ने आज तक परीक्षा पास नहीं की है और जो परीक्षाओं से डरता रहा है, यदि वह लिखना पढ़ना जानता है, तो हर पेपर के बीच में 2 या 3 दिन की छुट्टी होती है। उन 2-3 दिन की तैयारी करने से भी वह विद्यार्थी पास हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहली टिप्स है कि जो अध्यापक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं कि यह परीक्षा में आएगा, उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बार-बार रिवीजन करें, उनको लिख कर के देखें, उनको याद करें और किताब कॉपी को भूल जाएँ। जो अभी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे या आपको प्री बोर्ड टेस्ट हुए थे, उन प्री बोर्ड टेस्टों को यदि आपने दिया है तो उसमें जो आपने गलती की है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें और जो पेपर आया था उसको बार-बार पढ़ने की कोशिश करें। यदि आपने ऐसा भी नहीं किया है, तो इस नेट और गूगल पर पिछली साल के पेपर होते हैं या 10 ईयर पेपर होते हैं, उनको सॉल्व्ड आंसर जिनके होते हैं उन्हीं प्रश्नों को पढ़ें, अनसॉल्व्ड प्रश्नों को ना पढ़ें। सबसे पहला है कि हम 2-3 दिन के अंदर क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तीसरी बात है कि उन डिप्रेस्ड आदमियों के साथ में, उन निराशावादी लोगों के साथ में ना रहें, उन विद्यार्थियों से संपर्क ना करें जो सिर्फ़ ये कहें कि तूने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है, तू पास नहीं हो सकता है, इसलिए पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसे माता-पिताओं से, ऐसे अभिभावकों से बिल्कुल दूर रहें। अपना शांतिपूर्ण तरीके से, यदि आप कहीं पर किराए पर भी रहते हैं, आपका कमरा 1 या 2 कमरे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वहाँ पर रह रही है, शोरगुल हो रहा है, तो आप किसी पार्क में चले जाएँ, जहाँ शांति हो और वहाँ शांति में बैठ कर के अपनी पढ़ाई को करें। या आपके पास में पढ़ने की स्थिति ठीक है, आपके घर में कमरा है, तो दरवाज़ा बंद कर लें। एक कमरे के अंदर शांतपूर्ण होकर के ज़मीन पर बैठ कर के पढ़ाई करें। गर्मी में पढ़ाई ना करें,
धूप में पढ़ाई ना करें, छत पर पढ़ाई ना करें, लेट कर पढ़ाई ना करें, बिस्तर में पढ़ाई ना करें। कलम और कागज अपने पास में रखें, जो पढ़ें उसको लिखने का अभ्यास करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं 100% दावा दे रहा हूं कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने से भी आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगला जो है कि लिखावट की बात होती है। जब क्वेश्चन पेपर आपके पास में आता है, सबसे पहले उसको ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ें। उत्तर देने से पहले प्रश्न को कई बार पढ़ें और जो आपकी समझ में आ जाए उसी को लिखें। कॉपी में अपशब्द, अश्लील शब्द, गाली, जीजा साला, मामा फूफी, इस प्रकार के शब्दों को बिल्कुल भी ना लिखें। मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल भी ना लिखें। कॉपी भरने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यदि 1 नंबर का प्रश्न है तो उसका कितना आंसर देना है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, सब्जेक्टिव है, तो जितना पूछा गया है उसका उतना ही जवाब दें। यदि वह ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट में जो गोल दायरा लगाना होता है उस गोले के बाहर ना जाएं, काले पेन से उसको गोल करें। और दूसरा, कटिंग पिटिंग ना करें, क्योंकि कई जगह OMR सीट मशीन से चेक होती हैं, कई जगह मैनुअल होती हैं। सब्जेक्टिव जब आप लिखते हो तो राइटिंग इतनी सुंदर लिखो ताकि जो आपका एग्जामिनर है, जो कॉपी को चेक करने वाला है, वो एक सरसरी नजर में उस पर टिक लगा दे और आपको नंबर दे दे। जब उसको कंसंट्रेट होकर के आंखें गाड़ करके देखना होता है, उस कॉपी पर समय ज्यादा लगाना होता है, तो वह उसको जब उसकी समझ में नहीं आता है तो वह उसको काट देता है और 0 नंबर दे देता है। इसलिए आप जो लिख रहे हैं वह किसी की समझ में आना चाहिए। किसी की कॉपी और की देख करके आपने अपने लिखे हुए को नहीं काटना चाहिए या कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। परीक्षा काल के समय पर जो 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, 2 घंटे का जो समय मिला है उसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रश्न दिए हुए हैं, हर प्रश्न का जवाब आपको देना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्न कठिन है और यदि वह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसको बाद के लिए छोड़ देना चाहिए, उस पर अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आसान आसान प्रश्नों को पहले करते हुए जाना चाहिए। दूसरा, जो प्रश्न आप जिस प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं उस पर उस प्रश्न का ही नंबर डालना चाहिए। यदि प्रश्न नंबर 10 आप पढ़ रहे हैं और प्रश्न नंबर 10 का ही आंसर लिखना चाहिए, आंसर नंबर 10। और कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं और हम कॉपी पर एक एक लाइन छोड़ करके लिखते चले जाते हैं, दूर दूर लिखते हैं, उससे साथियों कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि पेपर को ध्यान से पढ़ना है, जो प्रश्न पूछा गया है, जितना पूछा गया है उसका उतना ही जवाब देना है। गलत शब्दों को कॉपी में नहीं लिखना है, लेख बिल्कुल सुंदर रखनी है, नीले पेन से उत्तर लिखना है, हरे पेन और लाल पेन का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप प्रश्न भी लिख रहे हो, पहली बात तो प्रश्न लिखना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप लिख रहे हैं तो काले पेन से प्रश्न को लिखें। दूसरा है कि यदि पेपर के अंदर डायग्राम पूछा गया है, रेखा चित्र पूछा गया है, तो पेंसिल से रेखा चित्र को बनाएं और उसमें यदि किसी महापुरुष की जीवनी है उसमें आपको सन लिखना है तो उसको अंडरलाइन करें। यदि किसी वैज्ञानिक का नाम लिखना है तो उसको मोटे शब्दों में लिखें, काले पेन से लिखें, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपके पेपर देने की तरीके से इम्प्रेस हो जाए और वो उस पर पूरे नंबर देता हुआ चला जाए। इन इस तरीके से करने पर ही 100 में से 100 नंबर आते हैं और एग्जामिनर को काटने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती है।
कई बार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, पूरा सब कुछ याद होता है, लेकिन राइटिंग बेकार होती है और वो लिख नहीं पाते हैं या लिखते हुए ऐसा लिख कर के आते हैं जो एग्जामिनर की समझ में नहीं आता है, जिससे उनके नंबर कम रह जाते हैं। तो साथियों, ये परीक्षा में हमेशा ये ध्यान रखें कि जो बच्चे आज तक पढ़े नहीं हैं, यदि वह 2-3 दिन के अंदर भी अपने सिलेबस को पढ़ लेते हैं, कठिन प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, जो कुछ तो पूरी जिंदगी में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और वही सिलेबस, वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक आगे थोड़े-थोड़े बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है। आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन सिर्फ आपको रिकॉल करना है। और रिकॉल कैसे होगा? रिकॉल होगा कि यदि आप ज़मीन पर आसन लगा कर के बैठ जाएँ, आँख बंद करके बैठ जाएँ और जो आपने पढ़ा है उसको समराइज़ करें, आँखों को इस प्रकार से बंद कर लें और मनन और चिंतन करें। या इस प्रकार से भौं को इस प्रकार से कर लें या इस प्रकार से बैठ जाएँ और उसको इस प्रकार से बैठ कर के चिंतन करते रहें और जहाँ पर भूल जाएँ, वहीं पर किताब होती है, उस किताब को उसमें से पलट दें और पलट करके देख लें। लेकिन लिखने का अभ्यास ज़रूर करें। बार-बार मैं फ़ोकस कर रहा हूँ लिखने के ऊपर कि जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, जिनकी लेख की स्पीड अच्छी होती है, उनके 100 में से 100 नंबर आते हैं। लेकिन साथियों, फ़ेल कोई नहीं होता है। फ़ेल वही होते हैं जो गलत तरीकों को अपनाते हैं, बार-बार पेशाब, टॉयलेट, बाथरूम जाते रहते हैं, किसी की कॉपी लेने का इंतज़ार करते हैं, नकल करने का इंतज़ार करते हैं, किसी कोचिंग सेंटर वाले से सेटअप कर लेते हैं, टीचर से सेटअप करने की कोशिश करते हैं, कहीं पैसा देकर पास होने के भ्रम में रहते हैं। जो ऐसा करते हैं, वो अक्सर फ़ेल होते हैं। लेकिन पढ़ा हुआ हमेशा आपको काम आता है। और जो भी महापुरुषों की बात होती है, यदि हम उसको उसी शब्द में कहते हैं, कम शब्दों में लिखते हैं, लेकिन सारगर्भित लिखते हैं, तो हम 100% पास हो जाते हैं। दूसरी साथियों, आजकल जो है किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलनों की वजह से कई बार हम जगह-जगह पर हम देखते हैं कि रास्ते बैरिकेड होते हैं, हमें अपने सेंटर पर पहुँचने में देर हो जाती है। तो उसका मार्जिन लेकर के ज़रूर चलें। और दूसरी बात यह है कि जो परीक्षा से संबंधित सामग्री है, पेन, पेंसिल, रबड़, ज्योमेट्री बॉक्स, ये और हॉल टिकट, ये आपके पास में होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ से भागना ना पड़े। यदि समय से पहले आप सेंटर पर पहुँच जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, तो थोड़ा कूल माइंड से आप पेपर आप दे पाते हैं। घर से निवृत्त होकर के चलें, टॉयलेट, बाथरूम जो भी कुछ करना है, खाना-पीना है, ब्रेकफ़ास्ट लेना है, हल्का-सा ब्रेकफ़ास्ट लेकर के चलें, ज़्यादा भारी भोजन ना करें, गुणवत्तापूर्ण भोजन खाएँ और ज़्यादा किसी से बात करने की कोशिश ना करें। घर में यदि टीवी चल रहा है, तो माँ-बाप को सोचना चाहिए, बच्चा पढ़ रहा है, तो हम टेलीविज़न को बंद कर दें। यदि बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके पास बैठ कर के हम मोबाइल ना चलाएँ, क्योंकि हम सुधरेंगे, तो हम कुछ अपने बच्चे को कुछ दे पाएँगे। यदि हमारा बच्चा पढ़ रहा है और हम आपस में तेज़-तेज़ बात कर रहे हैं या किसी रिश्तेदार के साथ बात कर रहे हैं या मोबाइल पर बात कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे की डिस्टर्बेंस हो रही है, इसमें हमारा दोष है, हम बच्चे को दोष ना दें। तो साथियों, कई बार क्या है कि बच्चे के जीवन में सुधार लाने के लिए हम माता-पिता को अपने जीवन में सुधार की बहुत ज़रूरत होती है। घर में छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बर्तन फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि माँ को सचेत होना चाहिए कि मैंने सभी बच्चों को साथ करके कैसे करना है, मेरे बच्चे की पढ़ाई खराब ना हो, मेरे बच्चे की साल खराब ना हो, इसमें माता को पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथियों, वीडियो बहुत बेहद सूझबूझ के साथ में बनाई है और गारंटी के साथ बनाई है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनेगा और जो इस वीडियो में बताए गए टिप्स हैं, उन पर चलेगा, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा और जो विद्यार्थी सुनेगा, वो विद्यार्थी भी फेल नहीं होगा। इन बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं चाहता हूं कि यदि आप एक लाइक और शेयर कर देंगे, तो और किसी की ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। इस प्रकार की वीडियो को आपको जन-जन तक पहुँचाना चाहिए, हर बच्चे तक पहुँचाना चाहिए, हर किसी के भले के बारे में सोचना चाहिए। इन सब बातों के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।